जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद अहम मामला है और आपके साथ क्योंकि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी भी मौजूद हैं, हम जरूर जानना चाहेंगे कि वो खुद ये बातें कहें कि आखिर क्यों जरूरत लगी, और मानते हैं कि स्पीकर का भी सम्मान है और ऐसे में राइट्स भी बनते हैं कि वो जो भी फैसला ले, जो भी कदम उठाएं। देखिए, इतिहास का ये बड़ा दिन है कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने एसएलपी लगाई है। यहाँ मर्यादाओं का सवाल है, यहाँ संसदीय लोकतंत्र की साख का सवाल है। विधायिका और विधानसभा अध्यक्ष की जो पावर्स है, जो उनका अब तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो उनके आदेशों का, उसका एक बड़ी वो पहल है जिसको लेकर सीपी जोशी को ऐसा लगा कि पहल करनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए, क्योंकि मसला क्राइसिस से जुड़ा हुआ है, मसला उन आदेशों की अवहेलना से जुड़ा हुआ है जो केवल शोकोज नोटिस है, ना कि कोई इस तरह का ऑर्डर, ना कि कोई ऐसा ऑर्डर जिसके तहत विधायकों की सदस्यता खतरे में पड़ी हो। हमारे साथ खुद स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी जी हैं, हम उनसे बात करेंगे। एक बड़ी पहल आपकी रही सर, क्या कहें? इस संसदीय लोकतंत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर आप हैं, उसकी मर्यादा है, उस मर्यादा का पालन होना चाहिए और उसका जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए कि आप जिस पद पर है उसके कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से कर रहे हैं। तो एक विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरे सामने एक एप्लीकेशन पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के चीफ विप ने दी और मैंने सिंपली शोकाज नोटिस दिया कि इसके बारे में जो अफेक्टेड पार्टी उनको क्या कहना। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी फैसले कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये 92 में डिसक्वालिफिकेशन के बारे में फैसला दिया था कि जो स्पीकर को पूरा अधिकार है कि एमएलए को डिसक्वालीफाई करने का, और डिसक्वालीफाई करने के बाद उसमें कोई जुडिशियस कोई चीज़ें बच गई है तो उसको रिव्यू करने के संबंध में कोर्ट को भी अधिकार है। लेकिन आज दिन तक 92 से लगाकर अभी तक जितने भी फैसले हुए हैं, शोकाज की स्टेज पर कभी भी किसी भी कोर्ट ने इंटरवेंशन नहीं दिया। और मुझे बड़ा तकलीफ हुई कि एक जो जिम्मेदारी का पद जो मुझे दिया गया, जिस अथॉरिटी पर मैं बैठा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पर, उसकी गरिमा को बनाए रखकर मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहा। और इसीलिए जो मुझे एप्लीकेशन मिली उसमें मैंने शोकाज नोटिस दिया। शोकाज नोटिस के बाद क्यों पता नहीं किन परिस्थितियों में हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया और मैंने उसका भी सम्मान किया। और जब मुझे लगा कि एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी की जो अपनी कार्यक्षम क्षेत्र है उसमें यदि इंटरवेंशन करते हैं तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस संबंध में हम देश का ध्यान भी आकर्षित करें और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बारे में अवगत कराएं कि भाई ये समय है, आप इसमें निर्णय करें, नहीं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो जाएगा। स्पीकर एक निर्णय करेगा और कोर्ट एक निर्णय करेगी, वो डिजायरेबल नहीं है। यही कारण है कि 24 तक आपने इंतज़ार नहीं किया, एसएलपी लगाई, तो मकसद ये कि अब जो व्याख्या स्पीकर्स के पावर्स को लेकर है वो खुद सुप्रीम कोर्ट बता दे। ये व्याख्या तो वेल डिफाइन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने फैसला दिया हुआ है कि जब तक स्पीकर डिस्क्वालीफाई नहीं कर दे तब तक कोर्ट इसमें इंटरवेन नहीं करे। तो डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा डोमेन स्पीकर का है। अभी लेटेस्ट जजमेंट मणिपुर के संबंध में आया, तब भी यही सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का ये फैसला है, तो मैं नहीं समझता कि इस फैसले के बाद कोई और दूसरा फैसला हो सकता है। इसलिए मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब सुप्रीम कोर्ट के वेल सेटल ये सब निर्णय हैं, उसके बाद शोकाज की नोटिस की स्टेज पर ये क्या स्टेज आ गई। ये मेरे लिए आपका जो सोच था वो एक और ये भी रहा कि खाली शोकाज नोटिस है और एक तरफ मंशा है कि जवाब नहीं दिया जाए, जवाब देना ही नहीं है, तो वो भी एक पहलू रहा। मोटा पहलू यही है कि जो अफेक्टेड आदमी है वो नहीं आ रहे हैं और उनके वकील ये कह रहे हैं कि नहीं जाएंगे। जब नहीं जाएंगे और कोर्ट उसके बारे में भी अभी तक निर्णय नहीं कर रहा है, तो फिर ये हो गया कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी स्पीकर है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन फैसला दे चुका है और शोकाज नोटिस के स्टेज पर भी ये स्टेज है, तब तो फिर या तो मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करूं या मैं मुख दर्शक की तरह जो चीज़ें उसको देखता रहूं। इसलिए मैंने उचित समझा कि भाई इस संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका ध्यान आकर्षित किया जाए कि यदि ये रिजोल्व नहीं होता है तो आगे जाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो सकता है। जिस तरह की बातें कही गई है आपके नोटिस के बाद कि स्पीकर का मेलाफाइड इंटेंशन है, तानाशाही रवैया है, इस तरह की जो बातें की गई, एक स्पीकर के जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को चुनौती दी गई।
मैं नहीं समझता व्हाट इज द अल्टीरियर मोटिव। ये इशू भी डिस्कस हो चुका है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो आदमी, जिस पार्टी का आदमी जीतेगा उसका आदमी चीफ मिनिस्टर भी बनेगा, उसका आदमी स्पीकर भी बनेगा, विधानसभा का भी बनेगा, लोकसभा का बनेगा। कल आप ये कहो कि किसी पार्टी का आदमी है इसलिए निर्णय करने के संबंध में करेंगे, तो मैं नहीं समझता कि मैं क्यों किस मोटिव से किया जा रहा। मेरा उसमें नहीं है। उनको पूरा अधिकार है कि मेरे निर्णय करने के बाद उन्हें लगता है तो वो कोर्ट में जाए, कौन मना कर रहा है उसमें। 92 के बाद कोई भी ऐसा निर्णय नहीं आया जिसने स्पीकर्स को वो डैमेज किया हो पावर्स को। आज दिन तक कोई लेटेस्ट एग्जांपल मणिपुर का भी है, कर्नाटक का आप उठा के देख लें। सब जो निर्णय हुए आज दिन तक, कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने वेल डिफाइंड ऑर्डर दे रखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन में ये सारा अधिकार स्पीकर को है। स्पीकर जब फैसला कर दे उसके बाद यदि आपको लगता है कि ये जो बातें जो आपके दिमाग में है कि उन्होंने कोई कानून का ध्यान नहीं रखा या उनका मेलाफाइड इंटेंशन है, ये सब इशू आप कोर्ट में उठा सकते हैं निर्णय के बाद। निर्णय के पहले के स्टेज का कोई फैसला नहीं। मतलब ये तो वो बात हो गई कि आपने अभी तक शोकॉज नोटिस दिया, उसका कोई ऑर्डर ही नहीं लिया और उससे पहले ही वो रिव्यू के लिए कोर्ट में चले गए। मैं समझता हूँ ये क्योंकि बाद में जाना चाहिए, ये उनका पूरा अधिकार है। पर एज ए स्पीकर मेरा भी पूरा अधिकार है कि जो मेरे को कानूनन ताकत मिली हुई है, शक्ति मिली हुई है, उस शक्ति का मैं उपयोग करूं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि मैंने शोकॉज नोटिस दिया और जो भी कोर्ट ने कहा उसको माना है। तब मैंने देखा कि भाई कोर्ट के निर्णय के अंदर भी ये चर्चा आ रही है कि ना हम जाएंगे ना हम कुछ करेंगे। तो मैं आज दिन तक जब सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय शोकॉज के स्टेज पर नहीं है, तब मुझे लगा कि यदि मैं अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करूँगा तो मैं अपने पद की गरिमा को नहीं बना रखूंगा। इसलिए मैंने निर्णय किया कि पहले सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाएं। बाकी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार स्पीकर को सारा अधिकार है। नहीं, संवैधानिक गतिरोध को टालने का प्रयास भी आपने किया, विवाद को टालने का प्रयास भी किया, इसीलिए आपने वेट भी किया। निश्चित तौर पर मेरी स्पष्ट मान्यता है कि हमें जुडिशरी का सम्मान करना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जुडिशरी के जो आदमी हैं वो भी जानते हैं कि भाई जो लेजिस्लेटिव विंग में जो स्पीकर है उनके क्या पावर है, रेसिप्रोकल है। और डेमोक्रेसी की यही ताकत है कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो एक दूसरे का सम्मान करें और उनका जो काम करने के तरीके हैं उनमें कोई गलती है तो उसको पिन आउट करें। लेकिन उस जो आप वेल डिफाइंड सेटल फैसला हो चुका है कि डिस्क्वालिफिकेशन की स्टेज के पहले कोई इंटरवेन नहीं करेगा, तो मैं अपेक्षा करता हूँ कि यही होना चाहिए था। लेकिन सर ये भी एक सवाल उठता है कि अगर जब मुख्य सचेतक ने आपसे कहा या उन्होंने कोई परिवाद दिया तो फैसला आपने तुरंत नहीं लिया, आपने कोर्ट के का सम्मान किया, ले सकते थे आप निश्चित तौर पर। लेकिन मैं आज भी उनमें हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। यदि डेमोक्रेसी में हम एक दूसरे की सम्मान नहीं करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को वीक करेंगे तो फिर संसदीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। एक और केस जिसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक लगातार उठा रहे हैं, बीएसपी का जो इशू है, उसको कैसे आप अलग करके देखते हैं? ये वो उठाए, उनको मालूम होना चाहिए, वो जाके देख तथ्य पता लगा लें कि उसके बारे में फैसला किया कि नहीं किया, पता लगा लें। तो स्पीकर के पावर्स को चैलेंज करने का जो रवैया पिछले कुछ सालों में बढ़ा है, आपने कॉन्फ्रेंसेज में भी ये बातें कही है और आपकी लगातार संसदीय प्रणाली को मजबूत और करने के पक्षधर हैं। लेकिन जिस तरह ये लगातार उठता रहा, लगातार सवाल उठते रहे, स्पीकर्स को चैलेंज करते रहे, उनके जो ऑर्डर्स हैं उनको चैलेंज करते रहे, कोर्ट का ज़्यादा हस्तक्षेप बढ़ता रहा विधायिका के अंदर, इसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब हम विधायक हैं, स्पीकर हैं, चीफ विप हैं, पार्टी का डिसिप्लिन है और जो हमारी कानून और उसका उल्लंघन हो रहा है तो हमको पूरा अधिकार है उन चीज़ों को हम पॉइंट आउट करें। लेकिन हम किसी पद पर रहकर उस पद की गरिमा को नहीं बना सकें, उस पद की गरिमा के अनुरूप काम नहीं कर सकें, तो मैं समझता हूँ कि संसदीय लोकतंत्र को हम कमज़ोर करते हैं। इसलिए मेरा व्यक्तिगत उसमें कोई भी नहीं है, पर मैं यदि अध्यक्ष के पद पर हूँ तो अध्यक्ष की पद की जो गरिमा है, अध्यक्ष पद के जो अधिकार हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाएंगे। एक जो बार बार ये बात उठती रहती है, स्पीकर किसी दल से बंधा हुआ नहीं होता, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन उसके बावजूद चैलेंज स्पीकर को किया जाता रहा है। तो इसको लेकर कोई एक टकराव रहता है, न्यायपालिका में लोग जाते हैं, लेकिन कोई एक प्रॉपर इसको लेकर गाइडलाइन जब बनी हुई है, फिर भी सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें ये अधिकार कोर्ट को दिया हुआ है कि अध्यक्ष जब किसी विधायक को डिस्क्वालीफाई कर दे तो उसमें यदि कोई जुडिशियस उसका फैसला नहीं हुआ है
उस लेवल तक उनको अधिकार है करने का। तो अधिकार तो है जब निर्णय होने के बाद उस नतीजे पर पहुँचे, या जो अफेक्टेड पार्टी वो ये जाके बताएं कि आप इनके निर्णय में ये जो है जो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आते हैं, तो वो अधिकार तो उनको दिया हुआ है। तो इतना तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हम जिस जगह पर बैठे हुए हैं, जो हम काम कर रहे हैं, क्वाजी जुडिशरी हमारा जो रोल है, उस रोल में हम वो सब चीज़ें ध्यान रखें जिसमें जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के संबंध में ध्यान रखता है। तो ये तो एक अध्यक्ष के ऊपर ऑनस है कि आप निर्णय करते समय इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। तो वो स्टेज आवे तब समझ में आता है। तो स्टेज ही नहीं है, अभी तो शोकाज नोटिस दिया है। तो एसएलपी दायर और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, तो आप पूरा निर्णय का वेट करेंगे 24 तारीख के बाद जो फैसला लेना है? निश्चित तौर पर जब हम हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का निश्चित तौर पर फैसला सम्मान कर। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि लगातार आप मंचों से बातें कहते रहे हैं, जहाँ पर भी संवैधानिक तौर पर विधायिका की मजबूती के पक्ष में, लेकिन आमतौर पर देखा जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में चुनी हुई सरकारें लगातार गिर रही हैं। लगातार विधायक अपना एक नया चलन बढ़ गया है कि विधायक अपना इस्तीफा दे के और फिर दूसरी पार्टी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो ये चैलेंज जो संसदीय लोकतंत्र के लिए बड़ा है, जो खतरा बड़ा है, इसको किस तरह से आप देखते हैं? पार्टी का डिसिप्लिन, पहले हमें लोकतंत्र को समझना पड़ेगा। हम किसी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जनता के बीच में जाते हैं, तो बेसिकली पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, वो आइडियोलॉजी ही हमको लोगों को प्रभावित करती है। ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब जब पार्टी के नाम पे मैंडेट मिल रहा है, तो फिर किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि उस पार्टी के मैंडेट को अपने स्वार्थ के खातिर वो चेंज करे। लोकतंत्र में ये बातें हर पार्टी को समझनी पड़ेगी, और मतदाताओं को भी ये समझना पड़ेगा कि जिस आदमी को मत दे रहे हैं, उस मत में महत्वपूर्ण भूमिका उस पार्टी की विचारधारा की है। इसलिए किसी को ये छूट नहीं मिलनी चाहिए कि वो वोट तो ले ले विचारधारा के आधार पर व्यक्तिगत अपने लाभ और नुकसान के आधार पर वो पार्टी को छोड़ने को रखने का काम करें। ये इसके संबंध में हमें स्ट्रिक्ट रूल बनाने पड़ेंगे। यदि एंटी डिफेक्शन बिल में कुछ कमी और खामी है, तो नए सिरे से इस पर चर्चा करने की जरूरत है। चर्चा कर ये एक बार निर्णय करना पड़ेगा कि यदि हम लोकतंत्र को मजबूत रखना चाहते हैं, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बिना पार्टी की विचारधारा के, डिसिप्लिन के, यदि हमने व्यक्तिगत लाइकिंग और डिसलाइकिंग और उसकी इच्छा के आधार पर निर्णय करने का फैसला किया, तो लोकतंत्र कमजोर होगा। आपने कई नवाचार अभी विधानसभा में किए जो माइलस्टोन बने हैं, और बहुत एक ताकत राजस्थान की विधानसभा को मिली है, और वो अपने आप में मैसेज पूरे देश की अन्य विधानसभाओं में गया है। क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई इतिहास आप रचेंगे, कोई ऐसा प्रयास आप करेंगे जिससे आपने भी कहा कि इस बिल को लेकर चर्चा होनी चाहिए, और जिससे आने वाले समय में इस तरह का जो संक्रमण है वो पैदा नहीं? मैं निश्चित तौर पर इन विचारों का हूँ कि हम सबको, जैसे मैंने कहा कि जरूर जानना चाहेंगे योगेश जी, विपरीत आता है उस दिशा में हाँ जी 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 योगेश जी, क्योंकि ठीक है फैसला स्पीकर लेंगे, स्पीकर को राइट्स है, सम्मान की बात थी इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन एक अहम सवाल है जो जानना चाहता है हर कोई कि क्या इन 19 विधायकों का अपराध इतना बड़ा है कि उनकी सदस्यता भी जा सकती है? बिल्कुल, हाँ, श्वेता ने जो सवाल किया है स्टूडियो से कि क्या 19 विधायक, बिल्कुल, और एक और सवाल, वो सवाल है जो बिल्कुल, क्योंकि अभी कोई कमेंट, बिल्कुल योगेश जी, ये मान सकते हैं क्योंकि इस पर जब वो एक्शन लेंगे तब सबके सामने होगा कि क्या फैसला स्पीकर लेते हैं, वो हम मान सकते हैं, अभी नहीं जवाब देना चाहते। लेकिन एक और बात है, बीएसपी के जब शामिल हुए तो बीजेपी बार बार ये मुद्दा उठा रही है, स्पीकर पर सवाल उठा रही है, जबकि स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी हर बार यही कहते हैं कि स्पीकर की अपनी गरिमा है और सब बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के पक्ष में बोले या किसी का फेवर वो ना ले, जिस कुर्सी पे वो बैठते हैं उसमें जो पावर है उसके लिए सब विधायक बराबर हैं, ये बार बार वो कहते हैं। इसके बावजूद भी बीजेपी की तरफ से बार बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि इस मामले में तो तुरंत कार्रवाई कर ली गई, लेकिन बीएसपी विधायकों के मामले में हमने याचिका लगाई है, उनसे कंप्लेंट की है, 4 महीने का वक्त बीत गया लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। इसे लेकर जरूर उनसे एक जवाब जरूर चाहेंगे क्योंकि बीजेपी नेता और सभी ये देख रहे हैं और बार बार ये सवाल हमसे ही किए जाते हैं और कांग्रेस पर से किए जाते हैं। अभी श्वेता अभी नहीं अभी जवाब दिया है सीपी साहब ने, उसको लेकर ही, बीएसपी को लेकर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सवाल किया था उनसे इसी विषय पे। और कोई सवाल आपके जहन में हो तो बताएं। ठीक है योगेश जी।
ठीक है, क्योंकि बाकी जो भी कई और अहम सवाल थे वो आपने पूछ लिए हैं और जवाब भी उसका दिया है डॉक्टर सीपी जोशी ने। जीवंत रहें, कायम रहें, आपके जो भी निर्णय एसएलपी को लेकर होगा, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा फैसला साबित होगा। निश्चित तौर पर मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि ये वो बात है। और जहाँ तक राजस्थान की राजनीति में हम डॉक्टर सीपी जोशी का व्यक्तित्व को भली भांति जानते हैं कि वो तकनीकी बातों को लेकर, वो सिद्धांतों को लेकर कभी डगमगाते नहीं हैं। चाहे कांग्रेस की लंबे समय से की राजनीति देख लें, लोग उनके बारे में गलत धारणाएं भी बना लेते हैं, लेकिन आखिर में जाके वो लोग भी गलत साबित होते हैं। एक दृढ़ निश्चय सदैव उनके जीवन में रहा है। और स्पीकर जब बने तब हमने देखा अंदर हाउस में भी कि चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, चाहे मंत्री हो चाहे एक सामान्य विधायक, एक गरिमा का जो ध्यान उन्होंने रखा, मंत्रियों को हिदायतें देते हुए हमने देखा, विधानसभा के अध्यक्ष को, और जो उस शक्तियों का मान सम्मान बरकरार रहे, मर्यादा बरकरार रहे, और कहीं पर भी न्यायपालिका और विधायिका में कोई गतिरोध पैदा नहीं हो। योगेश जी बिल्कुल, आप स्पीकर से और भी सवाल कर सकते हैं योगेश जी, क्योंकि हर कोई सुनना जरूर चाहता है डॉक्टर सीपी जोशी को। सुबह भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अभी भी तमाम अहम सवालों के उन्होंने जवाब भी दिए हैं, जो दिए जा सकते हैं, जो एक गरिमा स्पीकर के उसको ध्यान में रखते हुए। नहीं, मैं एक सवाल करूंगा, एक सवाल स्पीकर साहब से करूंगा जी। नहीं, बिल्कुल मैं स्पीकर साहब सवाल करूंगा। ये सवाल वो सवाल है जो हमारे नए पत्रकार हैं, जो हम जैसे साथी हैं, उनके लिए भी है कि उनको भी जानना चाहिए संसदीय लोकतंत्र, और साथ में जो कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, प्रतियोगिता परीक्षाओं के, उनके लिए भी ज़रूरी है। सर ये बड़ा सवाल मेरे जहन में आया है कि वाकई में क्या संदेश होना चाहिए, क्या विधायिका के जो पावर्स हैं, स्पीकर्स के पावर्स हैं, जिनको लेकर अलग अलग धारणा, लोग पॉलिटिकली देखते हैं उनको, पत्रकार भी उनको पॉलिटिकली सवाल करते हैं, जबकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल होते हैं। निश्चित तौर पर आप डेमोक्रेसी को समझें। हाई कोर्ट का जज कौन बनता है? हाई कोर्ट का जज जो वकील जो प्रैक्टिस करता है, उन वकीलों में से ही लोग बनते हैं। एक तो जुडिशियल सिस्टम से आता है, एक आदमी जो वकील लोग प्रैक्टिस करता है, उनमें से जज बनते हैं। उनके जजमेंट को तो हम मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि हम अपेक्षा करते हैं कि जिस पद पर वो गया है, उस पद पर संवैधानिक जो उसकी है, उसके कारण जिम्मेदार। तो हम क्यों नहीं मानते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति जब पॉलिटिकली उसको कोई जिम्मेदारी मिलती है, जो जिम्मेदारी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑथोरिटी को परफॉर्म करने की हो, तो वो उसी तरह से वो काम क्यों नहीं करेगा? तो मैं समझता हूँ कि ये समझने की आवश्यकता है कि डेमोक्रेसी में इलेक्टेड आदमी को भी क्वाजी जुडिशरी काम करने का अवसर मिलता है। विधानसभा का अध्यक्ष का पद हो, लोकसभा का अध्यक्ष का पद हो, ऐसे बहुत से पद हैं जिन पद पर उनको क्वाजी जुडिशरी रोल का प्ले करना पड़ता है। जब वो क्वाजी जुडिशरी रोल प्ले करते हैं तो उनसे अपेक्षा की जाती है कि जो जुडिशरी के जो नियम और कानून है उनका पालन करे, और उस पालन करने के कारण यदि उसमें कोई त्रुटि है तो कोर्ट को पूरा अधिकार है उसके संबंध में निर्णय करने का। अन्यथा जिसको जो पावर दी हुई है, उस पावर का उपयोग जो है वो करने का उसको अधिकार है, और वो उन नियम और कानून के अंतर्गत उन काम को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह एक एक बात को बहुत तसल्ली के साथ बताया गया, तफसील के साथ बताया गया, और किस तरह आखिर क्यों ये फैसला लिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में स्पीकर को जाना चाहिए। तो श्वेता, क्योंकि बहुत इस वक्त व्यस्तता है स्पीकर के लिए भी, उन्होंने हमें इतना समय दिया है, काफ़ी लंबी बातें हमारे साथ की। जी।